आनंदित। अभी जिस ग्रंथ को लेकर के चर्चा चली है, वस्तुतः जी ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश रहा है, तो जहां पर कृषि की महत्ता है वहां वृष्टि की महत्ता रहेगी। वृष्टि मूला कृषि सर्वा वृष्टि मूलम च जीवनम तस्मादादौ प्रयत्नेन वृष्टि ज्ञानम समाचरेत। ये शास्त्र का ध्येय लक्ष्य है। वृष्टि के विषय में एक ग्राम में कहावत है, ये बहुत ही दुरूह ज्ञान है। पांडवों में सहदेव ज्योतिष के बड़े ज्ञाता थे, शकुनज्ञ थे, और कि जो बतावे पानी का भेव उसका पानी भरे सहदेव। यानी ये इतना कठिन कार्य है, वर्षा का निर्णय कर देना वो इतना सरल नहीं। इस पर अनेक प्रकार के बिंदु हैं विचारणीय, जिसका उल्लेख प्रोफेसर देवी प्रसाद ने अपने व्याख्यान में किया था। इसके मूल घटक जो है वो अग्नि, वायु, रवि, सोम, यही है। इन्हीं को कहा गया है। आदमिनी में भी इन्हीं को घटक बताया गया है, पुराणों में भी इन्हीं को बताया गया है। कहा आदित्य पीतम सूर्याग्नि सोमम संक्रमते जलम नाडीभिर्वायुक्ताभिर्लोकाधानं प्रवर्तते यत् सोम तदभ्रेष्वतिष्ठते मेघनादीचरम भूमि। अरे आदित्य ही, सूर्य ही इसका मुख्य कारण है, जो जल का शोषण करता है और मेघ में उसका आधान करता है। यहाँ पर दो मत है। प्राय संहिता ग्रंथों में 195 दिन में आधान काल से वृष्टि का समय निर्धारित किया गया है, लेकिन कुछ विशेष बात कादम्बिनी में बताई गई है। यहाँ कह दिया है अष्टमास धृतम गर्भम भास्करस्य गभस्तिभि रसम सर्व समुद्राणाम देव प्रसूते रसायन। यहाँ पर 8 मास बताया, 195 दिन यानी 6.5 मास, और इसमें 8 मास, ये कुछ विशेषता है। और इसी प्रकार के वृष्टि के संज्ञान में, केतुओं के वर्णन में और मासिक वृष्टि के वर्णन में कुछ विशेषताएं कादम्बिनी में संकलित की गई हैं, जो पुराणों और वेदों के आधार पर ही है। जैसे इन्होंने क्षेत्र भी निर्धारित किया है कि किस मास में किस नक्षत्र के साथ तो कितने क्षेत्र में, कितने परिमाण के क्षेत्र में वृष्टि होगी, कितने योजन तक वृष्टि होगी, कितने आढ़त वृष्टि होगी। तो दोनों परिमाण, क्षेत्र परिमाण और मात्रा का परिमाण, दोनों का भी निर्धारण किया है। ये बहुत, और तो कई ऐसे विषय हैं जिनको उठाया है इन्होंने अपने में, कि अग्नि और सोम वेद का मंत्र ही है, और अग्नि सोमात्मक जगत का एक सबसे बड़ा उदाहरण है ये पृथ्वी। ये सोम जो हमारा चंद्रमा है, सोम है, उनमें किसी को सोम नहीं कहा जाता, और सोम केवल इस पृथ्वी के पास है, और अग्नि सूर्य सबके पास है, लेकिन सोम का अभाव अन्य ग्रहों को है। इसलिए केवल पृथ्वी पर जीवन दिखाई दिया आज तक, अन्य किसी पिंड पर जीवन नहीं दिखाई दिया। क्यों? जब तक अग्नि और सोम का संयोग नहीं होगा तब तक पृथ्वी पर जल का आधान नहीं। जल की वृष्टि, जीव की सृष्टि, वनस्पतियों की सृष्टि के लिए सोम की उत्पत्ति तो आवश्यक है, और वो केवल इसी पृथ्वी पर प्राप्त है। जैसा कि वृष्टि के लिए मेघों की चर्चा की गई, अपने यहाँ अनेक प्रकार के मेघों की चर्चा हुई, जिसमें बताया आवर्त, संवर्तक, पुष्कर, द्रोण, और उन्होंने
कम्युलस स्टेटस, कम्युलोनिम्बस, कम्युलोस्टेटस, ये 4 मेघ आधुनिक विज्ञान भी बताता है। हमारे यहाँ भी आवर्तक, संवर्तक, पुष्कर और द्रोण बताया। आवर्तो निर्जलो मेघा संवर्तश्च बहुदका, ये जब प्रलय काल आता है तब संवर्तक मेघ आता है। उत्तिष्ठन्ति तदा व्योमनी मेघा संवर्तका घना, जब प्रलयकालीन वृष्टि होती है तब आकाश में संवर्तक नाम के मेघ आते हैं। और पुष्कर जो है वो स्वल्प जल वाला है। द्रोणों सस्य प्रपूर का, द्रोण मेघ है वो कृषि के अनुरूप वृष्टि करने वाला होता है। पुष्कर पर मैं यहाँ एक चर्चा प्रोफेसर देवी प्रसाद ने छेड़ी कि पुष्कर का वर्णन कालिदास ने भी किया है। अगर देखा जाए ना, मेरी यहाँ पर एक मान्यता कुछ भिन्न हो गई है। कहिया जातम वंशे भुवन विदिते पुष्करावर्तकाराम, उसको इतना उच्च श्रेणी का मेघ बतला। दुष्कर्म वारी सस्यहीना वसुंधरा विग्रहोपहता लोका पुष्करे जलदाधिपे। तो मुझे यह शंका हुई कि जब कालिदास जैसा विद्वान पुष्कर मोह पुष्कर मेघ को इतना उच्च श्रेणी का बतला रहा है, तो इतना निकृष्ट मेघ हो नहीं होना चाहिए कि पुष्करे दुष्कर्म वारी सस्यहीना वसुंधरा। इसका मैंने कई जगह चर्चा किया लेकिन मुझे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। फिर मैंने पुराणों का अध्ययन किया, ब्रह्म वैवर्त उत्तर मिला। पुष्कर और पुष्करावर्तक ये 2 मेघ है। ब्रह्म से पुष्करावर्तक मेघ जो हैं, ये जैसा कि देव प्रसाद जी ने बताया कि ब्रह्मज, अग्निज और इस तरह से मेघों की 3 सूची बताई। परंपरा में पक्षज तो भिन्न हो गए, लेकिन ये ब्रह्मज जो हैं उनकी परंपरा में कई प्रकार के मेघ आते हैं, जिसमें पुष्करावर्तक मेघ है। उसमें जितने कालिदास ने वर्णन किए हैं सारे गुण आते हैं उसमें। विद्युत्तम भी है, इसमें जल की प्रभुत मात्रा भी होती है और ये बहुत नीचे से उड़ता भी है। इस तरह से अनेक प्रकार के गुण इसमें जो वर्णन है साहित्य में, वो सारे इसमें आते हैं। इस तरह से पुष्कर और पुष्करावर्तक ये 2 मेघ हैं। इस तरह से इनको एक साथ जोड़ना वो कहीं न कहीं एक त्रुटि हो जाएगी। इसलिए कालिदास का जो पुष्कर है वो पुष्करावर्तक है, और जो मेघमाला कादम्बिनी का है वो पुष्कर जो है वो दूसरा मेघ है। नक्षत्र है, कुछ सूर्य नक्षत्र है। तो कहा है कि जब चंद्रे चंद्रे चरेत वायु सूर्य सूर्य वर्षति चंद्र सूर्य मेघराट, जब सूर्य नक्षत्र में चंद्रमा और चंद्र नक्षत्र में सूर्य आए तब तो में आ गए तो केवल वायु चलेगी, दोनों सूर्य नक्षत्र में चले जाएं तो केवल सूखा पड़ेगा। इस तरह से ये बहुत गंभीर विवेचन है। कहा कि एक जगह के अनुसंधान करने से इसका नहीं होगा। उसके लिए भी आधार दिया है भूमि का, जो अनूप जांगल परीक्षण, ग्रहों का परीक्षण, शकुन का परीक्षण करके जब एक निर्णय लिया जाएगा तब सर्वांगीण वृष्टि का बोध हो सकेगा। तो वृष्टि के ज्ञान के लिए हमें एकांगी विचार नहीं करना होगा, और आधुनिक विचार जो है वस्तुतः वायु पर ही है निर्धारित, और ग्रह नक्षत्र ये सब को विचार करके रखा गया है। इस तरह से अपने यहाँ की जो परंपरा है वो समग्र विचारणीय परंपरा है। यही कारण है कि हम वार्षिक वृष्टि का विचार कर लेते हैं, और आधुनिक परंपरा जो है वो एक की है, इसलिए ये
अल्पकालिक दृष्टि का ही विचार कर पाते हैं और उसी की भविष्यवाणी करते हैं। जहां तक उल्लेख हुआ पराशर का, पराशर ने दृष्टि पर बहुत विचार किया है और कृषि पर बहुत विचार किया है। कृषि का मूल दृष्टि है और दृष्टि के लिए आधारित कृषि है, और कृषि में अन्न का महत्व विशेष है। कहा है कि कर्णे कंठे च यदि उपवासस तथापि स्यात् अन्नाभावेन देहिना। यदि पूरे शरीर में सोने के आभूषण लगे हुए हैं किंतु अन्न नहीं है तो उपवास ही करना पड़ेगा। और वृष्टि को, कृषि को भी इतना महत्व दिया है कि कहा है कि पितुर्महान सम मातुर्महान सम दद्यात्, पितुर्दद्यात् नहीं, नहीं भूल रहा हूँ, गोषु आत्मसभम दद्यात् स्वयमेव कृषिम रजेत।